हेलो नमस्कार, मैं दिवाकर कुमार सिंह फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर दिवाकर राव पर। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो कल के क्लास में हम सब ने पढ़ा था स्वर के बारे में और वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला का परिभाषा जाने हुए थे और ये जाने थे कि स्वर को क्या क्या बोला जा सकता है, उसका उच्चारण कैसे करते हैं, कुल स्वर कितने होते हैं। ठीक, तो आज हम लोग उस क्लास को आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो स्वर के बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लिया जाए। तो स्वर के बारे में हम लोग ये जाने थे कि स्वर को उच्चारण करेंगे हम लोग। तो स्वर एक ऐसा वर्ण है जो स्वतंत्र होता है, जिनका उच्चारण करने में हम किसी की सहायता नहीं लेते हैं। फिर हम लोग ये जाने थे कि इनकी कुल संख्या कितनी होती है, 13 होती है। कैसे कैसे? तो 4 हो जाते हैं मूल स्वर, है ना, 4 हो जाते हैं संयुक्त स्वर, 4 हो जाते हैं दीर्घ स्वर, है ना, और एक के बारे में जाने थे आगत स्वर। एक क्या होता है? आगत स्वर। इस प्रकार हम लोग कुल 13 स्वर जान गए थे। ठीक बात है। इसके बाद हम लोग व्यंजन की भी जिक्र कर दिए थे कि व्यंजन क्या होता है। तो व्यंजन किसको बोलते हैं? तो जिनका उच्चारण करने में हम स्वर वर्ण की सहायता लेते हैं। जो अस्वतंत्र वर्ण होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। इनकी भी संख्या की जिक्र किया जाए तो संख्या इनकी कितनी होती है? इनकी संख्या कुल 45 होती है। ऐसे मूल रूप से संख्या कितने होते हैं? 33 होते हैं। मैं बताया था कि 33 होते हैं, लेकिन हम लोग को टोटल स्वर की संख्या के बारे में व्यंजन की संख्या के बारे में बात किया जाए तो टोटल कितने होते हैं? 45 होते हैं। 33 मूल व्यंजन हो गए और 45 जो है प्रयुक्त व्यंजन हो गए। तो उसको कंटिन्यू रखा जाएगा, जाना जाएगा कि कैसे प्रकार जो है व्यंजन के प्रकार बांटा गया है, कैसे कैसे उसको वर्गीकृत किया गया है और कैसे 45 होते हैं और कैसे 33 होते हैं। ठीक, इससे पहले स्वर के बारे में हम लोग एक बात छोड़ दिए थे कल। इसका उच्चारण जो हम लोग कर रहे हैं, जिस प्रकार आपने सुना होगा कि व्यंजन का जो उच्चारण किया जाता है तो उसके अवरोध के आधार पर व्यंजन को बांटा जाता है। जैसे कि कंठ से उच्चारण हो तो कंठस्थ बोलते हैं, तालु से उच्चारण हो तो तालव्य बोलते हैं, मूर्धा से उच्चारण हो तो मूर्धन्य बोलते हैं। तो इस आधार पर स्वर को भी बांटा गया। ठीक है, इस आधार पर क्या किया गया? स्वर को भी बांटा गया है। तो बात किया जाए कि कैसे कैसे कौन कौन स्वर को जो है किस आधार पर बांटा गया और क्या नाम होता है, अब देखेंगे। जैसे अ है और आ है। क्या क्या? अ और आ। तो इसका उच्चारण करेंगे तो अ आ, मतलब किसका उच्चारण? कंठ के यूज हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं कंठ्य। क्या बोलेंगे? कंठस्थ बोल सकते हैं। इनका उच्चारण जो हम लोग कर रहे हैं तो किससे उच्चारण हो रहा है? कंठ से हो रहा है, इसका नाम हो सकता है कंठस्थ वर्ण। ठीक बात। इसी प्रकार तलव्य से बात करें तो तलव्य से उच्चारण होते हैं ई मतलब छोटी ई और बड़ी ई। ठीक है, उसी प्रकार मूर्धन्य से भी होते हैं। मूर्धन्य ए ओ औ, और जो री होता है, री भी मूर्धन्य से ही उच्चारण होता है। ठीक है, तो इसको मूर्धन्य को हम लोग जानेंगे कि मूर्धन्य को और कोई चीज़ बोला जाता है तो मूर्धन्य को कंठ तलव्य भी बोलते हैं। दोनों का यूज कर देंगे तो मूर्धन्य हो जाता है। कंठ का और तालु का दोनों का यूज किया जाएगा तो उसको क्या बोला जाएगा? मूर्धन्य बोला जाता है। तो इसका एक अन्य नाम भी होता है कंठ तलव्य। क्या नाम होता है? कंठ तलव्य। और दंत से बात किया जाए तो दंत से कोई उच्चारण नहीं होता। दंत से किसी स्वर वर्ण का उच्चारण नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ लिए? अ आ ई पढ़ लिए, ए ओ औ हो ही गया, री हो ही गया। अब क्या बच रहा है? तो अब बच रहा है उ, हर्षौ और दीर्घौ। तो इसका उच्चारण क्या होगा? तो इसका उच्चारण ओठ से होता है। इसका उच्चारण ओष्ठ से होता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
तो ये 11 जो वर्ण होते हैं, आप लोग जानते होंगे कि जो मूल वर्ण होते हैं शुरू से ही पढ़ते आया जा रहा है कि 11 वर्ण होते हैं। तो 11 में दंत से उच्चारण किन्हीं का नहीं होता। जो दोनों ऊ है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इसका उच्चारण ओठ से होता है। अ का उच्चारण कंठ से होता है। दोनों ई का, छोटी ई और बड़ी का उच्चारण तलव्य से होता है। ए ऐ ओ औ का और री का उच्चारण मूर्धन्य से होता है। मतलब मूर्धन्य को एक और नाम होता है जिसका नाम हम कंठ तलव्य भी बोल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद स्वर के बारे में देखा जाए तो स्वर वर्ण को मतलब कि दो अन्य नाम से भी जाना जाता है, जो हो सकता है कि आप पहली बार सुन रहे होंगे, जैसे कि संवृत स्वर, संवृत स्वर, ठीक है। और एक होता है अर्ध संवृत स्वर। क्या क्या? एक होता है संवृत स्वर, एक होता है अर्ध संवृत स्वर। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो जैसे हम लोग पढ़े हैं कि अ और आ, ये दोनों को मिला करके अ वर्ण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अ वर्ण। हर्षई और दीर्घई, ये दोनों को मिला करके ई वर्ण बोला जाता है। हर्षौ दीर्घौ, ये दोनों को मिला करके उ वर्ण बोला जाता है। ठीक वैसे ही समृद्ध स्वर के अंतर्गत दो लोगों को रखा गया, दो वर्णों को रखा गया, ई को और उ को। तो जो बड़ी ई और बड़ा उ है उसको बोलते हैं समृद्ध। बड़ी ई और बड़ा उ जो है, इन दोनों को क्या बोलते हैं? समृद्ध स्वर। और अर्ध समृद्ध किसको बोलते हैं? छोटी ई को और छोटा उ को। ठीक है, इसको ख्याल रखेंगे। ये जो हो सकता है कि आप पहली बार जान रहे हो, समृद्ध स्वर दीर्घई दीर्घौ को बोलते हैं। अर्ध समृद्ध स्वर हर्षई और हर्षौ को बोलते हैं। और अ वर्ण का मतलब ये होता है कि अ और आ। ई वर्ण का मतलब होता है हर्षई दीर्घई। उ वर्ण का मतलब होता है हर्षौ दीर्घौ। ठीक है, ये बात जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ये बात जो है हम लोग अभी इस क्लास में सीखे, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, नोट करके जो है लिख सकते हैं कहीं पर। ठीक है, अब हम लोग व्यंजन को कंटिन्यू रखेंगे कि व्यंजन के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। तो व्यंजन की परिभाषा हो ही चुका था कि व्यंजन किसे कहेंगे, अब व्यंजन जो है कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग को नहीं पता है। और ये जानते हैं कि उनकी संख्या कितनी होती है। संख्या कितनी होती है? तो संख्या जो है मूल व्यंजन की बात किया जाए तो मूल व्यंजन की संख्या 33, और प्रयुक्त व्यंजन की बात किया जाए 3 की संख्या 45 होता है। ठीक है, तो व्यंजन का जब वर्गीकरण किया गया तो व्यंजन के वर्गीकरण करने के लिए कई आधार पर उसका मतलब कई को आधार माना गया। पहला आधार ये है कि उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन का प्रकार। दूसरा ये है कि अवरोध के आधार पर, अवरोध उत्पन्न होने के आधार पर व्यंजन के प्रकार। ठीक है, तो उच्चारण स्थान के आधार पर बात करा जाए, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के प्रकार। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के प्रकार तो लिख लिया जाए, जैसे कि कंठ है ना, तालु तालव्य बोलते हैं, और मूर्धन्य, और बात किया जा सकता है दंत्य, और ओष्ठ्य। ठीक है, तो कंठ के बारे में बात करेंगे तो कंठ के अंतर्गत आ जाते हैं कवर्ग। कौन आ जाएंगे? कवर्ग आ जाएंगे। कवर्ग के साथ साथ जो है कंठ से उच्चारण होता है एक और वर्ण का जिसका नाम है हा। क्या है? हा। तालव्य की बात करेंगे, चवर्ग। क्या हो जाएगा? चवर्ग। और उसके साथ साथ उच्चारण करने में
और जैसे कि आप सुने होंगे य, और एक होता है स, जिसका उच्चारण हम लोग श करते हैं, तलव्य से उसका उच्चारण होता है, तालु से उच्चारण होता है श, जिसको आप आमतौर के भाषा में कई सारे नामों से जानते होंगे, लेकिन इसका जो है मेन उच्चारण किया जाएगा श होगा, और इसको तलवी स के नाम से भी हम लोग याद किए हैं कि तलावी स या तलव्य स। ठीक बात। उसके बाद हम लोग बात करें टवर्ग का। किसका? टवर्ग का। तो टवर्ग का जो है उच्चारण स्थान होता है, टवर्ग का उच्चारण स्थान होगा मूर्धन्य। क्या होगा? मूर्धन्य। और इसके साथ साथ जो है 4 लेटर और आते हैं, जिसका नाम है ड, ढ, र, ड, है ना, ढ, र, श, ड, ढ, र और श। तो इसको मूर्धन्य से बोलते हैं। मूर्धन्य के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? टवर्ग आएंगे, ड आएंगे, ढ आएंगे, र आएंगे और श आएंगे। तो इसका उच्चारण होता है श। इसका उच्चारण करते समय ध्यान रखना है तालु से श, जीभ को जो है थोड़ा सा ऊपर तालु में ऊपर सटा करके बोलना है श, और मूर्धन्य का थोड़ा सा और अंदर जा करके बोलना है श। ठीक है, श श। तो ये होता है मूर्धन्य स। और दंत स की बात करें तो कवर्ग हो गया, चवर्ग हो गया, टवर्ग हो गया, अब क्या बच गया? तवर्ग। क्या बचा? तवर्ग। तो दंत का उच्चारण स्थान जो है किसके लिए होता है? तो तवर्ग के लिए होता है। साथ में बात करें सर, तो बात करें हम लोग तो एक होता है ल, इसके साथ साथ यूज होते हैं, ये एक आते हैं ल। ठीक है, और इसके साथ ही एक उच्चारण होता है, इनका नाम है, जैसे कि हम लोग लिखते हैं सर। क्या लिखते हैं? सर। तो सर में जो ये स आता है इसको हम लोग दांती सा बोलते हैं, तो ये इसके अंतर्गत आएंगे, दंत स बोला जाता है। तो इनका उच्चारण करते समय सर दांत का यूज करना है। तो हेलो सर, सर बोल रहे हैं तो स दांत का यूज हो रहा है। तलव्य स को बोलेंगे श, मूर्धन्य स को बोलेंगे श। तो ये तीनों स में ये अंतर है। और जनरली बोल चल के आदमी बोलता है कि उच्चारण करना है, जैसे लिखना है कि संस्कार, क्या लिखना है? संस्कार। यहाँ लिखना है विशेष, यहाँ लिखना है क्या बोलते हैं? शरीफ, है ना, शरीफ। तो उच्चारण जनरली लोग क्या बोलते हैं? सबका एक ही बोल देते हैं कि संस्कार, विशेष, शरीफ, शरीफ। लेकिन ये उच्चारण हम लोग जो करते हैं सर, ये गलत करते हैं। तो उच्चारण क्या करेंगे? अगर कोई आपसे पूछेगा कि इसको आप बोलवाइए, बोल करके बताइए, है ना, उच्चारण करके बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? वी, तलव्य सा, ए और मूर्धन्य सा। ऐसे नहीं ना बोलेंगे। आप उसको एक लाइन में पढ़ना है, और पता है आपको कि तीनों समय अंतर है, ये तीनों समय सर अंतर है, आप जानते हैं इस बात को। लेकिन जब अंतर है तो तीनों का उच्चारण हम एक ही कर देंगे क्या? जब अंतर है तो उनका उच्चारण भी तो अलग अलग होना चाहिए ना। जैसे नाम आप बोलते हैं कि एगो दंते स है, एगो तलव्य स है, एक मूर्धन्य स है, तो जब नेम अलग अलग है, उच्चारण स्थान भी तो अलग अलग होंगे। उच्चारण स्थान अलग अलग है। यहाँ पे वर्ग व्याकरण में बांटा गया है, उच्चारण स्थान इनका अलग है, इनका अलग है, इनका अलग है। तो जब उच्चारण स्थान अलग है सर, तो उच्चारण भी आपको अलग अलग ही करना होगा। तो इनका उच्चारण होता है श, इनका श और इसका स। संस्कार, विशेष, शरीफ। ठीक है, संस्कार, विशेष, शरीफ, ऐसे इनका उच्चारण किया जाता है। और एक बच गए ओष्ठ से, कवर्ग हो गए, चवर्ग हो गए, टवर्ग हो गए, तवर्ग हो गए। तो बच्चे कौन? पवर्ग। क्या हो गए? पवर्ग। और इनके साथ क्या बचे? य हो गया, र हो गया, ल हो गया, व बचा हुआ है, वह बचा हुआ है। तो देखेंगे हम लोग जरा, 5 5 5 5 5, 1 2 3 4 5, 5 5 गुणा करेंगे तो 25। ये टोटल कितने हो गए? 25, जिसको वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। इन सब जनाब को जो है ना, कवर को, चवर को, टवर को, तवर को, इन सबको क्या बोला जाएगा? इन सबको ये बोला जाएगा वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन को बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? वर्गीय व्यंजन। ठीक है, य, र, ल, व, तलव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स, ह, यर ल भी हो गया। इन लोगों को भी वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत शायद रखा गया है, ये यर लोगों को भी। ठीक है, तो हम लोग आज के अभी तक के क्लास में ये सीखे
कि व्यंजन का जो है वर्गीकरण उच्चारण स्थान के आधार पर कैसे कैसे है। ठीक बात है, उच्चारण स्थान के आधार पर हम जान गए कि किनका उच्चारण कैसे करना है और क्यों करना है और कौन सा वर्ण को कैसे उच्चारण करना है, ये सारी चीज़ जान गए। कि क बोलना है, ख बोलना है, ग बोलना है, घ बोलना है, तो आपको जो है सर कंठ का यूज करना है, चचा पढ़ना है, तालु का यूज करना है, टवर्ग का यूज कर तथा टठा पढ़ना है, मूर्धन्य का यूज करना है, तथा पढ़ना है, दंत का यूज करना है और पप पढ़ना है तो ओष्ठ का यूज करना, प फ ब, है ना, ये लिप्स। और यरल की बात है, यरल वाले सारे लोग बटे हुए हैं, यरल वाला सारे लोग बटे हुए हैं। हाँ कुछ और में हो गया, य और श कुछ और में हो गया, ये सब कुछ और में हो गया। ये दो वर्ण नया दिख रहे होंगे, बच्चे को दिमाग में आ रहा होगा कि सर टवर्ग जब हो गया तो टवर्ग के अंतर्गत ही तो होता है ड और ढ। नहीं सर, उनमें नुक्ता नहीं होता। ये जो बिंदु देख रहे हैं ना, जैसे मैं यहाँ पे भी लिखा हूँ फ, तो बिंदु जो देख रहे हैं ना इसको नुक्ता बोलते हैं। इस बिंदु को क्या बोलते हैं? नुक्ता बोलते हैं। इसके बारे में मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ये ड ढ टवर्ग वाले ड ढ नहीं है। ठीक बात है। तो हम लोग अब जो जान चुके हैं कि 33 गो वर्ण होते हैं, तो ये तो आपको पता ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 25 और 8, 8 5 13 के 3 हासिल 1 और 2 1 3, 33 हो गए। 33 हो गए, लेकिन इन दोनों को छोड़ के 33 हुए, इन दोनों को छोड़ के। तो अभी तो 33 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 35 तो अभी ये हो गया है। आपने तो 33 ही बोला था सर, 33 से 35 हो गए। तो इस प्रकार थोड़ा सा हम लोग देख लिया जाए कि 45 गो होते हैं तो कैसे होते हैं। इसके बाद फिर हम व्यंजन के वर्गीकरण पर आएंगे कि व्यंजन को और कैसे वर्गीकृत किया गया है। ठीक बात है। अभी मूल व्यंजन की बात हुई, मूल व्यंजन की बात हुई सर, तो 33 हम लोग को देखने को मिल गया। लेकिन हमको क्या जानना है सर? हमको जानना है कि टोटल 45 कैसे कैसे होता है। टोटल 45 कैसे कैसे होते हैं, हम सबको आज ये पढ़ना है। तो मूल व्यंजन 33 जान गए। कुछ वर्ण ये है, व्यंजन में वर्ण आते हैं स्वीकृत व्यंजन जिसको बोलते हैं, जैसे कि स्वीकार करके आए हुए हैं, स्वीकृत व्यंजन। तो सर स्वीकृत व्यंजन हुए हैं तो कहीं से तो स्वीकार किए गए होंगे, कहीं से तो स्वीकार किए गए होंगे। तो कहाँ से आए? स्रोत क्या रहा सर? तो स्रोत में ये रहा, मराठी रहा, फारसी रहा, फारसी रहा। और बात किया जाएगा सर तो एक अप्रभंश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अप्रभंश। तो मराठी वर्ण में आप ऐसे देखे होंगे, ये ल होता है, कैसे? ऐसे, इसको ल बोलते हैं। ये मराठी भाषा से लिया गया है, जो कि हिंदी में शायद मिल किया गया, हिंदी वर्ण में इसको माना जाता है, तो इसको बोल देंगे। इनकी संख्या 1 हो गई। फारसी की बात करें सर तो आप देखे होंगे, देखे नहीं होंगे तो देख लें। क, ख, ग, ज, फ। क, ख, ग, ज और फ। इनकी संख्या कितने हैं? 5 हो गए। इनकी संख्या कितने हो गए? 5 हो गए। तो बोलोगे कि सर ये क्या? ये तो मैं तो जानता ही हूँ, क, ख, ग, घ, ज और फ पहले से ही पढ़े हुए हैं सर। तो इसमें क्या अंतर है? जैसे अभी मैंने बताया, ये ख, क, ख और ग और ज और ये फ, ये हम लोग का जो वर्ण है उच्चारण स्थान के आधार पर जो बांटा गया था, जो वर्गीय व्यंजन है उसके आधार पर ये क, ख, ग, ज, फ। लेकिन ये जो है ना, ये नुक्ता इसमें दिया गया है, नीचे बिंदु लगाया गया है, ये बिंदु लगाया गया है। इस समय अंतर है सर। आज के टाइम में जो है दोनों को एक ही मतलब कि मान करके लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, वो अलग बात है सर। लेकिन आज जब वर्णमाला पढ़ रहे हैं तो वर्णमाला पढ़ रहे हैं तो इसकी जानकारी तो होनी ही चाहिए आपको।
कि इस दोनों में अंतर क्या है। उच्चारण स्थान में भी अंतर है, इंग्लिश लिखने में भी अंतर है। इसका उच्चारण कहते हैं क, इसका उच्चारण ख, इसका उच्चारण ख, इसका उच्चारण ख, इसका ग, इसका घ, इसका ज, इसका ज, इसका फ, इसका फ, फ फ, फ फ, ज ज, ग ग, ख ख, क ख, क ख। अंतर थोड़ा समझ में आएगा, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, आप लोग भी सोच रहे होंगे क्या ये नया चीज़ पढ़ा रहे हैं, और हंसी भी आ रही होगी, है ना। तो हंसना तो ठीक है, हंसना ज़रूरी है, लेकिन इसमें जो है आप लोग को सीखना भी है। और ऐसा नहीं है कि मैं हंसाने के लिए इस सारी चीज़ वर्णों का अलग तरीके से उच्चारण कर रहा हूँ, इनका उच्चारण ही ऐसा होता है। जैसे लिखेंगे इंग्लिश, इसका थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। जैसे मैं लिख रहा हूँ कमल, क्या लिख रहा हूँ, कमल, और एक मैं लिखूँ कुरान, क्या लिखूँ, कुरान। तो अंतर देखिएगा सर। अब दोनों का उच्चारण स्थान की हम लोग बात करें तो कवर्ग ही बोला जाएगा ना सर, कि कवर्ग होता है, लेकिन देखिएगा उच्चारण कैसे करेंगे। अगर इसका इंग्लिश लिखा जाए, थोड़ा सा इंग्लिश देखा जाए, तो इसका लिखे इंग्लिश KAMAL, कमल, कमाल नहीं, KAMAL, कमल। लेकिन इसका सर इंग्लिश लिखा जाएगा ना तो कू का QU, ठीक है, इसका का क्यू। अभी इस शायद समझ में आप लोग को ये ना आए कि कू लिखे हैं तो कुरान लिखे हैं तो क्यू, इसके लिए ये ऊ के लिए हुआ है, इसको हटाते हैं, पहले सिंपल करते हैं वर्ड। सिंपल में जैसे कमल है, कमल है, और कलम लिख देता हूँ मैं, कलम, कलम, ठीक बात है। तब आपको समझ में आएगा क्योंकि इसमें क है और इसमें क है। अगर मैं कू लिखता तो वहाँ कन्फ्यूज हो जाएंगे आप कि यू से तो ऊ होता है, डबल ओ से तो ऊ होता है, तो आपने वो लिखा, ठीक है। तो इसलिए देखिए ये भी क है, ये भी क है, दोनों में अंतर किसका है, नुक्ता का अंतर है। किसका अंतर है, नुक्ता का। तो इसका KA उच्चारण होगा, लेकिन इसका QU उच्चारण होगा। इसका उच्चारण सॉरी उच्चारण नहीं, इसका इंग्लिश KA हो रहा है, लेकिन इसका इंग्लिश क्या होगा, QU होगा। क्या होगा, QU। तो कलम, ये है कलम, ये है कमल। तो दोनों में क है सर, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, इसमें QU इंग्लिश हो रहा है और इसका इंग्लिश क्या हो रहा है, K हो रहा है। उसी आपने देखा होगा ख, है ना, क्या देखा होगा, ख। तो खलीफा, ऐसे देखा होगा खलीफा। तो खलीफा मतलब इसमें नुक्ता है, तो इसका उच्चारण इससे अलग होता है। ये फारसी वर्ड है, आप सुनेंगे गज़ल वगैरह जो गाना आता है उस सब में जो है इसका वर्ड का वर्णों का उच्चारण होता है। लता मंगेशकर शायद इसका बहुत ज़्यादा यूज करती थी, वो नुक्ता में फ़र्क समझती थी। अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि जिंदगी, क्या लिखा हुआ है, जिंदगी, तो उनको गाना में उनको जिंदगी को जिंदगी नहीं बोलती थी, जिंदगी, है ना। काफिर, कातिल, 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 है ना। गाजियाबाद, 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 दोनों में अंतर है। कुर्बान, है ना, कुरान, कुर्बानी, तो अंतर है सर। तो इसका जो है ख्याल रखना होगा आप लोग को, अगर अच्छा हिंदी सीखना होगा तो वैसे ही गाजियाबाद मैंने उच्चारण लिया, खलीफा, है ना, जहर, जहर बात करेंगे, जहर, एक होता है जल, जौल, है ना, जौल, जहर, जल, जहर, ये JAL जल, ये जहर में ऐसे होता है, जहर, जेड से ज, जी से ग, जी से ग होता है ना, जी से ग, लेकिन इसका ग का, इसका ग होगा GH। इसका मतलब गाजियाबाद, गाजियाबाद ऐसे लिखा रहता है, गाजियाबाद, गाजियाबाद नहीं। समझ में आ रहा है बात। तो ये जो नुक्ता वाले हैं, क नुक्ता, ख नुक्ता, ग नुक्ता, ज नुक्ता, फ नुक्ता, ये 5 होते हैं जो कहाँ से लिए गए हैं, तो फारसी वर्ड है। ठीक बात है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। एग्जाम्पल जो है आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद जो है अपभ्रंश, अपभ्रंश 2 को लिए गए हैं, एक है ड और एक है ढ। इसमें भी अंतर है सर। आज से पहले आप लोग बोलते होंगे
नीचे बिंदु दे दो, इसको बिंदु वाला सर एगो बिना बिंदु वाला, एगो ड है ना, एगो बिंदु वाला, बिंदु नहीं बोलना है, इसको नुक्ता बोलना है। क्या बोलना है? नुक्ता। इसको नुक्ता बोलेंगे। तो नुक्ता वाले डाडा हैं, ये बिना नुक्ता वाले हैं, तो इसको तो टवर्ग में पढ़ ही चुके हैं हम लोग, तो इसको हटा ही देते हैं। अप्रभंश बोले जाते हैं कौन? ड। दोनों में अंतर ये है, इसमें नुक्ता है, उसमें नुक्ता नहीं था। 3 की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। बात समझ में आ रही है? इनकी संख्या कितनी हो गई? तो ये क्या बोले जाएंगे? अप्रभंश। ये कैसे और बढ़ जाएंगे? फारसी। ये जनाब क्या बोले जाएंगे? ये क्या बोले जाएंगे? मराठी। इस प्रकार 5 2 7 1 8, 5 2 7 1 8, 33 में 8 जोड़ दीजिएगा सर, तो 8 3 कितना होता है? 8 3 होता है 11 की 1 हासिल 1, 3 1 4, तो टोटल कितने हो गए सर? 41। कितने हो गए? 41। मैंने क्या कहा था? 45। अभी तो 4 कम है ना सर, तो 4 कम है, तो 4 जो होते हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं। 4 क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन। 4 कितने? कौन कौन संयुक्त व्यंजन? छ, नत्र, जिया। फिर नया चीज़ मैंने बोला, क्या बोला इसको? जिया। आप लोग क्या बोलते हैं? गिया, है ना। इसके बाद सर श्र, क्या हो गया? श्र। श्र नहीं, श्रीमान, है ना। श्रीमान नहीं, श्रीमान। श्रना, श्र, तो ये होता है श्र। तो इसका देखेंगे इस संयुक्त विवरण कैसे है। तो संयुक्त जो भी व्यंजन होंगे चाहे स्वर होंगे, संयुक्त कहने का मतलब कि वो मिल करके बने हुए हैं, अकेले नहीं है। तो 6 में क्या क्या मिला? क प्लस मूर्धन्य स प्लस अ मिल करके क्या बना है? 6। ये जनाब है नहीं इसमें, ये जनाब है नहीं, ये तो स्वर है, ये तो इसको पढ़ने के लिए यूज हो रहे हैं। अगर मूल देखा जाए तो 6 जो है किसका मेल है? आधा क का और आधा मूर्धन्य स का। और इसलिए लिख रहे हैं सर कि जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो बिना इनके सहारे इनको पढ़ ही नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ पर अ लिखा जाता है। लेकिन मूल देखा जाए ना सर तो ऐसे होता है। त्र में आधा र, आधा त और आधा र, ज्या आधा ज प्लस य ल। ये तो गड़बड़ हो गया होगा भैया, ज प्लस य कैसे? इसको तो ज्ञ बोलना जाना चाहिए। आधा ग प्लस य, ज्ञ, विज्ञान, लेकिन नहीं, इसका उच्चारण क्या होगा? ज्या। श्र में आधा तलव्य स प्लस आधा र, आधा तलव्य स प्लस आधा र, तो तलव्य स, तो इसका उच्चारण कैसे करते हैं? श, इसीलिए इसको बोले हम श्रीमान, श्री। और सब में अ तो जोड़ना ही है, अ जोड़ना ही है, सब में अ जोड़ना ही है। क्यों जोड़ना है? क्यों जोड़ना है? क्योंकि इन लोगों को बिना अ के सहारे आप पढ़ नहीं सकते हैं। इनकी संख्या टोटल कितनी हुई? इनकी संख्या टोटल कितनी हुई? 4। 41 प्लस 4 बराबर 45, बराबर 45। समझ में आया? 33 कैसे होते हैं? 45 कैसे होते हैं? 33 होंगे तो कैसे कैसे उनका उच्चारण किया जाएगा, और 45 होंगे तो उन सब का उच्चारण कैसे कैसे किया जाएगा। 45 होंगे तो कहाँ से इनको लिया गया था, आखिर किस आधार पे मैंने इसको बताया, स्रोत कहाँ है? मराठी है, फारसी है, प्रभंश है। संयुक्त व्यंजन जो है छत्र, ज्ञ और स्र को बोलते हैं। ज्ञ बोला जाता है तो गलती बोला जाता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा। हो सकता है कि आप लोग सुने और मैं नया नया भी चीज़ मैं बता रहा हूँ। अगर आप अभी तक जहाँ भी गाइड लिए होंगे और ये बात बताया गया होगा ज्ञ, तो एक्चुअली इसलिए बताया गया होगा कि या तो आप उस चीज़ को समझने लायक नहीं होंगे, या तो बताया गया होगा तो आप उस पर ध्यान नहीं दिए होंगे। ऐसे हम लोग जो भी चीज़ें उच्चारण करते हैं सर, तो हम लोग बिहारी हैं, उच्चारण करते समय थोड़ा ऊँच नीच हो जाता है, लेकिन उसका उच्चारण ज्ञ ना करके ज्यों करा जाता है। ज्यों ही सही है। अगर हम विज्ञान बोल रहे हैं सर, तो बोलचाल के भाषा में बोल रहे हैं, उसका रियल उच्चारण विज्ञान होगा, ज्ञान। अंग्रेजी की भी बात करेंगे, उसका स्पेलिंग होता है JYNA, JYNA, ज्ञ। ये नहीं होता कि GYA, ज्ञ नहीं होता है, ज्ञ ही होता है। ठीक बात है।
तो उम्मीद करता हूँ कि जो है अभी है आप लोगों को 45 जो भी मैंने व्यंजन वर्ण के बारे में बताया 45 व्यंजन वर्ण समझ में आ गए होंगे। कैसे कैसे इनका उच्चारण होगा समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई चीज़ को आप चाहते हैं कि मैं उसको फिर से समझाऊँ, तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। और नहीं देखने का मन हो तब कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक बात है। वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन फिर भी जो है मैं सोच रहा हूँ कि एक और वर्गीकरण मैं बता ही दूँ कि व्यंजन का जो है वर्गीकरण जो किया गया है, तो एक वर्गीकरण में तो बताया है उच्चारण के स्थान पर, लेकिन फिर भी मैं एक बता दे रहा हूँ अवरोध के आधार पर। अवरोध के आधार पर, अवरोध के आधार पर जो है व्यंजन का टाइप्स देखेंगे कि व्यंजन कितने होते हैं। तो सर अवरोध के आधार पर जो है 3 प्रकार के होंगे। कौन कौन होंगे? अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन है ना, उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन, और बात किया जाएगा तो एक होते हैं स्पर्श व्यंजन वर्ण, स्पर्श व्यंजन वर्ण, स्पर्श व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन वर्ण जो है बाबू, तो अंतस्थ, अंतस्थ, अंतस्थ मतलब कि अंतः माने बीच, अस्थ, अस्थ मतलब स्थित, जो स्वर और व्यंजन वर्ण के बीच स्थित होते हैं, इनको अर्ध स्वर भी बोला जाता है। इनका एक और नाम जान लीजिए, शायद ये भी आप पहली बार ही सुन रहे होंगे। अर्ध स्वर। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन वर्ण जो है इनको अर्ध स्वर बोला जाता है, और इनका स्थान की बात हम लोग करें तो स्वर और व्यंजन के बीच में रखा गया है। जैसे कि य, र, ल, व, य, र, ल, व। ठीक है, क्या बोलेंगे? य, र, ल और व, इनको अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। उष्म व्यंजन वर्ण की बात करें तो उष्म मतलब कि ये कि गर्म, उष्म मतलब गर्म, इसको संघर्षी वर्ण भी बोलते हैं। इसको संघर्षी, संघर्षी है ना, संघर्षी वर्ण। संघर्षी कहने का मतलब क्या है? घर्षण, घर्षण मतलब, घर्षण मतलब रुकावट। और अपने भाषा में बात करें स्पर्श मतलब टच, तो जिसमें जिनका उच्चारण करते समय जो है जीभ मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करे। जिनका उच्चारण करते समय जीभ जो है मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करे, टच करे, घर्षण करे, उसको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन वर्ण। जैसे में बात किया जाएगा कि कवर्ग से, कवर्ग से पवर्ग तक, जैसे में कवर्ग से पवर्ग तक। तो इसका परिभाषा की बात करेंगे तो इसका परिभाषा जो हम लोग कैसे लिखेंगे? ऐसा व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जीभ मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करे, मुख के अलग अलग स्थानों को टच करे, उसे स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे कवर्ग से लेकर के पवर्ग तक, या क से लेकर के प भ म तक। उष्म व्यंजन वर्ण को क्या बोलते हैं? उष्म व्यंजन वर्ण मतलब उष्म मतलब गर्म, जिनका उच्चारण करते समय मुख से गर्म वायु निकले। जैसे ह्र, ह्र, स, ह, तो 3 गो स है और एक ह, तो इन चारों का उच्चारण हम लोग कर रहे हैं, तो उच्चारण करते समय मुख से गर्म वायु निकल रही है। ठीक बात है, तो मुख से गर्म वायु निकल रही है तो उष्म व्यंजन वर्ण। अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो मुख जो है, मुख के अलग अलग भागों को जीभ अगर टच कर रही है तो स्पर्श वर्ण है, और जो स्वर और व्यंजन के बीच आते हैं य, र, ल, व, उनको जो है अंतस्थ व्यंजन बोला गया है, और उसको अर्धस्वर भी बोला जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो है और भी व्यंजन के प्रकार हैं। जैसे बात किया जाएगा कि आप लोग सुने होंगे घोष, अघोष, सघोष, ऐसा कुछ करके, अल्प प्राण, महाप्राण, है ना। तो ये सब जो है अभी हम लोग को पढ़ना बाकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि पूरा व्यंजन वर्ण आप लोग को कंप्लीट कराया जाए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय और
अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो पसंद आए, क्लास पसंद आए तो आप जो है इसको शेयर में लगा देंगे। आप दूसरे को भी हेल्प कर सकते हैं, जो वही मैट्रिक के बच्चे होंगे या 12th के बच्चे होंगे, 11th के बच्चे होंगे, तो उनको भी इस वीडियो के मदद से हो सकता है कि कुछ पढ़ाई में मदद मिले, तो आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है।